हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत, रजिस्टर्ड नर्स इन कनाडा। मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सब लोगों को बताया था कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जो इतनी बड़ी न्यूज आई है इंटरनेशनल स्टडी वीजा अप्लाई करने वालों के लिए, उस न्यूज के माध्यम से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें उससे क्लियर हो गया है कि अभी हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है जब हमने स्टडी वीजा अप्लाई करना है कि हमें वर्क परमिट अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने आप सब लोगों को बोला था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको रेडी रखनी है जब अपनी किसी इमिग्रेशन एजेंट के पास बात करने जाते हैं। कोई भी ऑफर लेटर अप्लाई करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम अप्लाई करने वाले हैं तो अपनी रिसर्च करनी है, अपने फील्ड के हिसाब से प्रोग्राम लेना है। इससे क्या होगा, एक तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरा आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे क्योंकि अभी वर्क परमिट की कंडीशंस भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जो मेन चीज है वो ये है कि आपको जब भी कोई प्रोग्राम अप्लाई करना है तो ध्यान रखना है वो किसी पब्लिक कॉलेज के अंडर होना चाहिए। कोई छोटे कैंपस वाले प्रोग्राम्स जो हैं उनमें नहीं जाना है, कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है जो प्राइवेट कॉलेज है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई कॉलेज एफिलेटेड है वर्क परमिट के लिए या नहीं है? जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट जो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर तो आपका कॉलेज उन लिस्ट में आ रहा है तो वो आपका पब्लिक कॉलेज है, अगर नहीं आ रहा है तो प्राइवेट कॉलेज है। दूसरी चीज है, मान लीजिए आपका कोई XYZ पब्लिक कॉलेज है, आपको मेन कॉलेज की जगह पे एजेंट बोल रहे हैं कि आपको छोटे कैंपस में जाना है। कैंपस का नाम डिफरेंट है लेकिन वो फॉल करता है उसी प्रोग्राम के अंडर, उसी जो पब्लिक कॉलेज है उसके अंडर, तो आपको वर्क परमिट इशू नहीं होगा क्योंकि आप रियल जो पब्लिक कॉलेज है उसके कैंपस में स्टडी नहीं कर रहे हैं ये। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ये है कि अगर आप मैरिड हैं, आपके इंटेंशंस हैं अपने स्पाउस को लेके आने के लिए कनाडा में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी डॉक्टरल या मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में एडमिशन लें। अगर आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये कंडीशंस आपको फिल करनी होगी, पब्लिक कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी होगी, फिर ही आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। स्पाउस के लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जब आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं तब मास्टर डिग्री में इन्वॉल्व होना है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इंडिया से मास्टर की है या यहाँ मास्टर डिग्री की बात कर रहे हैं। हम इंडिया वाली मास्टर डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। न्यू रूल के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हैं तब आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं ओपन वर्क परमिट में। अब इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट की ट्रू इंटेंशंस ये थी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की आपके स्पाउस को वीजा देने की, ताकि आप स्टडी पे फोकस कर सकें और वो काम करके अपनी जो जॉब है उसके बेसिस पे आप दोनों के जो खर्चे हैं उनको अफोर्ड कर सके। लेकिन क्या होने लग गया था, लोग +2 करके, जिसको हम ग्रेड 12 बोलते हैं, ग्रेड 12 करने के बाद यहाँ आते थे और उसके बाद अपने स्पाउस को बुलाते थे। स्पाउस जो होते थे वो फिर LMIA वगैरह अप्लाई कर देते थे या फिर ध्यान सारा इनकम की तरफ होता था कि हमें इतने पैसे कमाने हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये हमें बोला है कि अगर आप मास्टर डिग्री लेकर यहाँ आते हो, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेकर आते हो या डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन लेकर आते हो, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। अब वो वाला बिजनेस अब खत्म होने वाला है। जब कोई IELTS के बेसिस पे किसी से शादी करते थे, फिर जो लड़की होती थी या लड़का होता था वो एक स्टडी करता था, दूसरा वर्क परमिट पे आता था यहाँ पे ग्रेड 12 वाले जो थे। तो इन सब चीजों में किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। ये लिस्ट आपको तैयार करनी है, फिर ही अपने एजेंट के पास जाकर बात करके उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेकर पहले चेक करना है आपका एजेंट रजिस्टर्ड है, कितनी उसको नॉलेज है, कितना उसका जो वीजा है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितने उसने वीजा अप्लाई किए हैं। अभी एक चीज और, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीजा में प्रोसेसिंग में हेल्प की थी तो सबका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा होगा, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आगे जब हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होने वाला है, जो पीछे की हिस्ट्री है उसके बेसिस पे नहीं, उनको ये पूछना है कि आपने कितने पब्लिक कॉलेजेस में लोगों को एडमिशन दिलवाई है, कितना आपका सक्सेस रेट रहा है, और जो आप कॉलेज चूज करके गए हैं 5-6 कॉलेजेस का नाम लेकर जाएं, उनमें से ही किसी एक में जाएं, क्योंकि आपकी रिसर्च सबसे बेस्ट है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा पता है, एजेंट को नहीं। आपको अपने प्रेजेंट स्कोर के बारे में ज्यादा पता है, आपका IELTS स्कोर कैसा है। आप उनको क्या बोलते हैं, जाकर एक लिस्ट दे देते हैं कि हमारे ये कॉलेजेस है, वो आपको बोलते हैं इनमें नहीं होगा इसमें हो जाएगा। अब वो आपके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि हम आपको भेज देंगे लेकिन यहाँ भेज देंगे, इस कॉलेज में भेज देंगे। आपकी अगर वो रिक्वायरमेंट जो आप लेकर गए हैं उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल रहा है तो रिस्क लीजिए, वरना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतने लाखों 40-40 लाख लगाकर आप यहाँ पहुंच रहे हैं, GIC डबल हो चुका है, फीस इतनी डबल हो चुकी है, यहाँ रहने की प्रॉब्लम है, काफी सारे बच्चों को इतने पैसे मंगवाने पड़ते हैं अपनी 4-5 महीनों के
टैलेंट को निकालने के लिए रिस्क में नहीं डाल सकते क्योंकि आपने एक अच्छा एजेंट चूज नहीं किया। तो इन बातों को ध्यान में रखें। मैं कनाडा से हूँ, कनाडा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। मैं जो आपको बोल रही हूँ इसको ध्यान में लाएं, अपनी लिस्ट तैयार करें। 2 महीने लेट हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फटाफट फ्लाइट लेने के चक्कर में यहाँ आकर आप इधर उधर भागेंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाय।